गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। चैप्टर चल रहा है जी अपना प्रोनाउन। टॉपिक चल रहा है उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन। 2-3 बार पहले बोल चुका हूँ, ज़्यादा ही बोल चुका हूँ शायद। एक बार फिर बोल देता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा हैवी है। चाहे आपको कितना भी अच्छा समझ में आ रहा हो, आपको ये वीडियोस 2-3 बार देखनी पड़ेंगी, तभी आपको इनमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। होते हैं ना कुछ टॉपिक मुश्किल होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे टॉपिक ही ईजी होंगे। अगर कोई टॉपिक मुश्किल है तो क्या करें फिर? बनियान फाड़ के रोड पे लेट जाएं? नहीं ना। 2 बार कोशिश करेंगे, 3 बार कोशिश करेंगे, फिर भी थोड़ा कम समझ में आएगा तो आगे पढ़ लेंगे, रिवीजन के टाइम पे और क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 2-3 बार पढ़ने से आ जाता है। ठीक। फिर भी कोई अगर बच्चे हों जिनको एक बार में फिर भी थोड़ा मतलब फिर भी ना समझ में आए, तो आगे बढ़ जाना, 2-3 चैप्टर आगे पढ़ना, फिर जब रिवीजन का टाइम आएगा तब ये वीडियो दोबारा प्ले कर लेना। ठीक है जी। विच, पहले अपन ने हु हुम देखा। ठीक है। विच थिंग्स के लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई मुश्किल बात है। ही लॉस्ट द बैग हु स्लैश विच ही गॉट फ्रॉम हिज अंकल। बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम है, देखो। या एक काम करो, आप ना इस सेंटेंस को ब्रेक करो। ठीक है। मुझे 2 से 3 मिनट दो, 3 मिनट में वापस आ रहा हूं मैं। आप इस सेंटेंस को ब्रेक करो। इसमें क्या लगेगा, क्यों लगेगा, कौन किसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीजें देखो। 3 मिनट में वापस आ रहा हूं मैं, 3 मिनट में इसको ब्रेक करो एक बार।
हाँ जी, करें इसको डिस्कस। आ जाओ। ही गॉट द बैग हु स्लैश विच ही गॉट फ्रॉम हिज अंकल। सॉरी, ही लॉस्ट द बैग। उसने वो बैग गुमा दिया। उसने वो बैग गुमा दिया जो उसको उसके अंकल से मिला था। उसने वो बैग गुमा दिया जो उसको उसके अंकल से मिला था। ही सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है, बैग इसका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात में किसी को दिक्कत परेशानी? ही लॉस्ट द बैग, ही सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है, बैग इसका ऑब्जेक्ट है। अब बाकी बातें सेम रहेंगी। बैग के बारे में कुछ बताने के लिए आपने ये एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा। कौन सा बैग घुमा दिया भैया उसने? 50 बैग है उसके पास, उसमें से कौन सा वाला घुमा दिया उसने? जो उसको उसके अंकल से मिला था। हाँ कि ना? अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और ये अंकल जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, इतनी बात आती है समझ में? अब यहां पे क्या करना, अपने को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। एडजेक्टिवल क्लॉजेज जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से लगते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग होता तो हु हुम से बनाते हैं अपन। अब यहाँ पे अगर कोई चीज है, बैग है, तो उसके लिए तो हु हुम लगा नहीं पाएंगे, तो विच लगाना पड़ेगा। हु हुम में तो चक्कर था कि भैया सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु लगाते थे, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हुम लगाते थे। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। विच सब्जेक्टिव केस भी विच है, ऑब्जेक्टिव केस भी विच है। सब्जेक्ट चाहिए हो तब भी विच लगाना, ऑब्जेक्ट चाहिए हो तब भी विच लगाना है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे विच आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन का काम करते हैं। अब ये प्रोनाउन होने के नाते क्या बन रहा है? इस गॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। प्रोनाउन होने के नाते क्या बन रहा है? इस गॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। और कंजंक्शन होने के नाते क्या कर रहा है? इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। और ये पूरा का पूरा इस बैग के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज है। बैग की विशेषता बताने वाला एक एडजेक्टिवल क्लॉज है। सारी बातें बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं बताया इसमें मैंने। ये सारी बातें आप रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम के अंदर पढ़ चुके हो। रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिवल क्लॉजेस बनाने के काम आते हैं। वो शब्द प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बनता है। कंजंक्शन होने के नाते दो क्लॉजेस को जोड़ता है। प्रोनाउन होने के नाते अगले क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये सारी बातें आप ऑलरेडी कर चुके हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बार ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई चीज है। कोई चीज या एनिमल को रेफर करने के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो। विच रिलेटिव प्रोनाउन का एक्चुअली इस पर एरर आने का चांसेस कम है। एक आपको कराया था वैसे मैंने, लेकिन इसका और बहुत बढ़िया यूज होता है, वो भी आगे चल के आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, वो आगे चल के आएगा। जैसा मैंने कहा था, बीच बीच में बेसिक्स आते रहेंगे। नाम नाम का ही प्रोनाउन चैप्टर आइए, इसमें 50% तो और कुछ आता रहेगा। जैसे आपने पीछे देखा, एक बार वो आ गया जेरेंड आ गया, पार्टिसिपल आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। फिर आपने देखा एडजेक्टिवल क्लॉज, एडजेक्टिवल फ्रेज, वो सब आ गया। आज एक ये नई चीज और आ गई, इनफिनिटिव। ठीक है, जैसे जेरेंड याद है? जेरेंड क्या था? V1 प्लस ING नाउन की तरह से काम कर दे तो उसको जेरेंड कहते हैं। V1 प्लस ING नाउन की तरह से काम कर दे तो उसको जेरेंड कहते हैं। हाँ कि ना? ऐसे ये 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है। वैसे तो ये भी और काम करता है। आज मैं इसका नाउन वाला काम पढ़ाऊंगा, ये भी और काम करता है। ये एडवर्ब भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी के लिए आज मैं सिर्फ इसका, जैसे उस दिन मैंने चार्ट बनाया था ना, ऐसे V1 प्लस ING 3 काम करता है, ऐसे ही ये जो बेसिकली इन्फिनेटिव है 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ये जो इन्फिनेटिव है 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करता है। नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, एडवर्ब बनना। आज मैं आपको इसका जो नाउन वाला काम है ये पढ़ा रहा हूं। आज अपन ये पढ़ेंगे, ये वाले जो दोनों काम है ये आगे आएंगे। ये वाले जो दोनों काम है ये आगे आएंगे, ये आज नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया, एक ट्राई खुद करोगे? हिंट मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे नाउन की तरह से काम कर रहा है। नाउन वाले काम क्या होते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। नाउन वाले काम क्या होता है? जैसे आपने जेरेंड को सब्जेक्ट बनते हुए देखा ना, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। V1 प्लस ING जो नाउन था उसको सब्जेक्ट बनते हुए देखा ना, ऐसे उसको ऑब्जेक्ट बनते हुए देखा, दे स्टार्टेड शाउटिंग। V1 प्लस ING जो था, जो जेरेंड था, उसको आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हुए देखा,
ऐसी मैं कह रहा हूं ये जो इन्फिनेटिव है ये भी नाउन की तरह से काम करता है ना। नाउन वाले काम क्या होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो बताऊंगा ही। एक ट्राई आप अपने आप करो, उतना मुश्किल है नहीं, आसान है, खुद ही कर दोगे। एक ट्राई आप करो जरा एक बार। जिसको भी कोई भी डाउट पूछना है क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछिएगा, ठीक है। और ये जो बच्चे बैच के बीच में आते हैं तारीफ करते हैं, उसके लिए शुक्रिया भाई। मेरे भैया की AAR 44 आई थी 2022 में, उन्होंने सजेस्ट किया है। सब उसकी मेहनत है हर्ष भाई, ठीक है, सब उनकी मेहनत है। थैंक यू। जिसको भी कोई डाउट पूछना क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछना भैया ना, ऐसे फ्लो खराब होता है। कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ और पूछ रहे हो, ऐसे बच्चा पजल होता है। आखिरी 10 मिनट में पूछना। हाँ जी, करूँ अब इसको मैं। आई वॉन्ट टू डांस। मुझे बताओ, देखो वैसे तो मैक्सिम बच्चे ने कर लिया। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, टू डांस इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इन्फिनेटिव है, सब बच्चों ने कर लिया। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, जो कि कुछ बच्चों को डाउट भी होगा। इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या? मुझे बताना, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते? आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऐसे नहीं कर सकते क्या? क्या इसको ऐसा करूं? क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, बताओ। नहीं कर सकते तो क्यों, क्या दिक्कत है ऐसा करने में? ऐसा करने में क्या समस्या है? सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही, क्या यहां पे ऐसा कर सकते हैं? आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, स्लीप इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही इसमें ऐसा कर पाएंगे? आई सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, गो इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे मेरे भाई, आई वॉन्ट आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या ये सेंटेंस यहां खत्म हो सकता है? आई वॉन्ट, अरे क्या, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ बैग, अरे कुछ तो लिख। ऐसे ही आई लाइक, क्या आई लाइक, आई लाइक व्हाट, आई लाइक, यहां सेंटेंस खत्म कर दें। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए। अगर तुम इसको प्रीपोजिशन और इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मान लोगे तो इसको तो ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। अरे हाँ कि ना। और दूसरा, थोड़ा सा सेंटेंस का मीनिंग भी तो देखो मेरे भाई, कि वो क्या कह रहा है, कौन किसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। बस ये थोड़ी है कि टू दिखा और फटाक से उसको हर बार प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देखो तो सही। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूं। आई वॉन्ट व्हाट, आई वॉन्ट टू डांस। आई लाइक व्हाट, आई लाइक टू स्लीप। ही डिसाइडेड व्हाट, ही डिसाइडेड टू गो। आई मेरी कुछ बात समझ में? तो ऐसा मत कर देना कि इसको प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट, उसमें फिर इस वर्ब को ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। और इस सेंटेंस का मीनिंग तो देखो यार, कौन किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऐसे रटना थोड़ी है सारी चीजें, थोड़ा तो ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो आपको टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म नजर आ रही है, वर्ब की बेस फॉर्म, बेसिक फॉर्म, जब भी ये स्ट्रक्चर बनता है इन्फिनेटिव का, तो इसमें ऐसा नहीं होगा डांसेज आ जाए, डांस्ड आ जाए, डांसिंग आ जाए। ना आईएनजी फॉर्म आएगी, ना V2 आएगी, ना V3 आएगी, ना सिंगुलर वाली आएगी। वर्ब की बेस फॉर्म आएगी हमेशा, बेसिक फॉर्म। जैसे पढ़ा रखा ना, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, इसमें क्या है बेस फॉर्म? ईट है। जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म, जिससे सारी वर्ब निकली होती हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, नाउन की तरह से काम कर रहा है। और इसका हाई फाई नाम, जैसे वो हाई फाई नाम थे ना, जिरंड, इन्फिन, जिरंड पार्टिसिपल, ऐसे ही इसका मार्केट में हाई फाई नाम है इन्फिनिटिव। ये टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में जब आपको नाउन की तरह से काम करता हुआ नजर आ जाए, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता हुआ नजर आ जाए, समझ जाना इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। ऐसे ही सब्जेक्ट, वर्ब, ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया। इसका हाई फाई नाम इन्फिनेटिव है।
ऑन प्रीपोजिशन है, फ्लोर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, ये टू स्लीप टू गो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है, हाई फाई नाम इसका इन्फिनेटिव है, टू प्रीपोजिशन है, दिल्ली इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट बन सकता है ऐसे इसको सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट बन सकता है ऐसे इसको सब्जेक्ट भी तो बना सकते हैं। अरे हाँ के ना, टू डांस इज इजी। इस बार मैंने इस इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बना लिया, इस बार मैंने इस इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बना लिया। इज आपका लिंकिंग वर्ब है, इजी आपका एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। हालांकि इनमें से कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा सर इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते, इट इज इजी टू डांस। हाँ बच्चे लिख सकते हैं और वही बढ़िया होता है, लेकिन वो आगे आएगा। ठीक है, आगे मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के यूज, तब पढ़ाऊंगा कि इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं माना जाता, ग्रामेटिकली गलत नहीं होता, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं माना जाता, इसलिए उसको इट से लिखते हैं। टू डांस इज इजी ना लिख के इट इज इजी टू डांस लिखेंगे, ये आगे आएगी बात। अभी के लिए आज मैंने आपको इतना पढ़ाया है मेरे भाई कि ये जो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे जेरेंट हमने नाउन बनते हुए देखा था, ऐसे ये स्ट्रक्चर भी नाउन का काम करता है। उसके मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए, वांट का ऑब्जेक्ट बन गया, लाइक का ऑब्जेक्ट बन गया, डिसाइड का ऑब्जेक्ट बन गया, यहां पे सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया यानी नाउन बन गया। इन्फिनेटिव का नाउन बनने का काम आज मैंने आपको सिखाया। बोलो भाई, कुछ बात आई समझ में? कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता है ये डाउट आ रहा हो, सर इन्फिनेटिव यूज कब करेंगे और जेरेंट कब यूज करेंगे? जैसे आई लाइक टू डांस भी हो सकता है और आई लाइक डांसिंग भी हो सकता है, कौन सा कब यूज करेंगे? इसके लिए भी आपको थोड़ा धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत आगे की बात है मेरे भाई, एडवांस वर्ब में आएगा। अभी पढ़ाऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, आपके मन में दो डाउट आ सकते हैं अभी फिलहाल ये पढ़ने के बाद। एक डाउट ये आ सकता है कि सर लाइक के बाद आई लाइक स्लीपिंग ऑन द फ्लोर और आई लाइक टू स्लीप ऑन द फ्लोर दोनों लिख सकते हैं क्या? दोनों में क्या फर्क होता है, कौन सा प्रेफर करना है? ये सारी बातें अभी आगे आएंगी, पहला। दूसरा, जिन बच्चों ने पहले से इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट पढ़ रखा है उनके मन में आएगा सर इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकते, इट इज इजी टू डांस। हाँ लिख सकते हैं बच्चे, ये भी आगे आएगा। ये दो चीजें अभी आगे आएंगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लीज फ्लो मत खराब करिएगा बार बार वही बात पूछकर। आइए जरा, हाँ जी, अब ये बातें मैंने आपको क्यों पढ़ाई पहले बताता हूं। देखो, ये बात मैंने आपको क्यों पढ़ाई, अभी क्या होगा, इस सेंटेंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट में पहले फिर उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा मुझे आपको, और उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो सेंटेंस बनते हैं ना, वहां देखो ये इन्फिनेटिव यूज हो रहे होंगे हमेशा, वहां पे मुझे इन्फिनेटिव की जरूरत पड़ रही होगी बार बार ना, मतलब यही है मेनली, तो ये टू गो टू गम, इसलिए आपको आज पढ़ाया वो। मैंने एक सेंटेंस कराना है, ये सेंटेंस मैं आपको कराऊंगा, जब ये सेंटेंस कराऊंगा तो यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा, उसके लिए मुझे उसको क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसके जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर इन्फिनेटिव दिखेगा, इसलिए आपको वो पढ़ाए। हर चीज को पढ़ाने का एक मकसद है, मजाक के लिए टाइम पास के लिए आपको कोई चीज नहीं पढ़ाई जा रही, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, एक बार इसको देखना जरा, इसमें क्या आएगा, हु आएगा, हुम आएगा, क्या करेंगे इसके अंदर एक बार देखना जरा। एक बार फिर बच्चे सलाह दे रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ आता चला जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, अब जैसे एक बच्चा लिख रहा है इसमें नॉट लगाना हो, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्फिनेटिव का कभी नेगेटिव वाला सेंटेंस ये जिंदगी में कराएगा ही नहीं? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? थोड़ा पेशेंस रखो, इसमें ये लग जाए तो इसमें ये हो जाए तो इसमें वो हो जाए तो सब कराया जाएगा, जितना बोर्ड पे कराया जा रहा उतना सीख लो एक बार। आज थोड़ी पढ़ाने लगा हूं बच्चे की कुछ छूट जाएगा, 12 साल हो गए यही करते हुए, अपने आप आ जाएगा सब कुछ। जितना बोर्ड पे लिख दिया तुम उतना पचा लिया करो, बहुत है, ठीक है। हाँ जी, आंसर मैक्सिमम बच्चे पहुंच गए कि यहां पे हुम आएगा।
आई मेट सम स्टूडेंट्स, मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, मैं कुछ स्टूडेंट से मिला जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी, ये सेंटेंस का मतलब है। मैं कुछ स्टूडेंट से मिला जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी, ये सेंटेंस का मतलब है। अब आपने देखा वी सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई मेट सम स्टूडेंट्स, मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि आंसर तो ठीक है, आपने सोचा कि अच्छा ये हु लिखो चाहे हुम लिखो, ये बात स्टूडेंट्स के लिए आई है, स्टूडेंट्स इस वर्ब के यानी पढ़ाए जाने के रिसीवर हैं, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हुम आएगा। ये सारी बात आपने ठीक सोची है, आंसर सही है, हुम ही आएगा। लेकिन फिर मुझे एक बात का जवाब देना, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है हुम, और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। हुम तो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन होने के नाते इसने दो क्लॉज को ज्वाइन कर दिया, और प्रोनाउन होने के नाते ये अगले क्लॉज के अंदर, प्रोनाउन होने के नाते ये अगले क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपने दोनों लिख दिए, यहां पे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ चुके हैं, तो फिर ये हुम ऑब्जेक्टिव केस है ना। यहां पे इंग्लिश जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है फिर भी हुम कैसे लिख पा रहे हो, और जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपके मन में ऐसे आ रहा है यार ये तो ठीक है, पढ़ने में आपको एकदम चकाचक ठीक लग रहा है कि हम कुछ लड़कों से मिले, हम कुछ लड़कों से मिले जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी, हम कुछ लड़कों से मिले जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी, सेंटेंस भी ठीक लग रहा है। तो ये गड़बड़ क्या हो रही है, हाँ जी, ये गड़बड़ क्या हो रही है। अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा था ना, पीछे आपको याद हो तो एक सेंटेंस कराया था, वी नीड एन एम्प्लॉय हु ही कैन गो टू दिल्ली। जब हु लगाना था तो ही को काटना पड़ गया। पुलिस रेस्क्यूड द चाइल्ड हुम द किडनैपर हैड टाइड टू अ चेयर। वहां पे आपको पता है हुम आया था तो हिम, हुम द किडनैपर हैड टाइड हिम लिखा हुआ था ना, वो हिम काटना पड़ गया था आपको। कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन आपने लिख दिया तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो अगले क्लॉज में। अगर हु आएगा तो फिर सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, हुम आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। यहां पे फिर भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कैसे? क्योंकि अब एक नई चीज पढ़ने का समय आ गया है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। ये जो टीच वर्ब का फॉर्म लगे हुई है ना यहाँ पे टॉट, ये एक ऐसी वर्ब है जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती है। ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा और ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी के लिए अभी आगे अपने को कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आओ समझते हैं ये कैसी वर्ब होती है, ये क्या लोचा है, क्या फंडा है। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है। तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती होंगी? डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती होंगी? जिनके दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ये नाम से घबराने की जरूरत नहीं, इतना कुछ लिखा दिख के कुछ नहीं है। ये जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको नाम दे रखे हैं, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखो, ही गेव मी अ बुक या ही टोल्ड हर अ स्टोरी। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये एक ऐसी वर्ब है जो दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती है। एक चीज मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूं, घर में डाई ट्रांजिटिव वर्ब की फैक्ट्री मत लगा लेना। हर वर्ब डाई ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, कुछ चुनिंदा वर्ब हैं जो डाई ट्रांजिटिव हो सकती हैं। वो सारी की सारी आपको क्लास में लिखवा दी जाएंगी, बताई जाएंगी। घर में डाई ट्रांजिटिव की फैक्ट्री मत लगा लेना तुम। कहीं आगे कोई भी सेंटेंस करा रहा हूं उसके अंदर गलती ये थी कि दो दो ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं, सर डाई ट्रांजिटिव होगी, सर ये तो डाई ट्रांजिटिव होगी। हो जाते हैं कई बच्चे पागल, एक बार डाई ट्रांजिटिव पढ़ते ही दौरा आ जाता है उनको। जैसे आपने देखा होगा अपनी क्लास में कुछ बच्चों को लिंकिंग वर्ब पढ़ते ही दौरा नहीं आ गया था। हर एक सेंटेंस में जिसमें एक्शन हो भी रहा है, राहुल इज प्लेइंग में कह रहा है इज लिंकिंग वर्ब है और प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट है। राहुल इज डांसिंग में कह रहा है कि इज लिंकिंग वर्ब और डांसिंग कॉम्प्लीमेंट है। जैसे लिंकिंग वर्ब पढ़ते ही क्लास के कुछ बच्चे मूर्छित हो गए थे, दौरे वोरे पढ़ने लग गए थे उनको, ऐसे ही डाई ट्रांजिटिव पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चों को दौरे आ जाते हैं, हर एक वर्ब को डाई ट्रांजिटिव करने लग जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जैसे लिंकिंग वर्ब थी, बी की फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह से काम करे उसी को लिंकिंग वर्ब बोलने को बोला है ना, ऐसे डाई ट्रांजिटिव जो वर्ब है वो आपको क्लास में जितनी पढ़ाई जाए लिखाई जाए उतनी ही डाई ट्रांजिटिव माननी है आपको। तो ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। अब ये वाला जो मी लिखा हुआ है ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ही गेव व्हाट, क्या दिया उसने? किताब दी। किसको दी? टू हुम?
मी। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। इसमें से जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बाद में लिखा जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। उसने उसे कहानी सुनाई। क्या सुनाया? कहानी। किसको सुनाई? हर को। वर्ब से क्या और किसको के जवाब ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, याद करो। तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। दोनों में से जो पहले लिखा होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो बाद में लिखा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो पहले वाली पोजीशन पे किसको लिखते हैं? अक्सर हम ह्यूमन बींग्स वगैरह को लिखते हैं, जो टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई होता है। और जो चीज होती है, जो थिंग होती है, उसको अपन बाद में लिखते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लिखते हैं। इतनी बात है। ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। ही गेव व्हाट? बुक। अच्छा, किसको दिया? मी को। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड व्हाट? स्टोरी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको सुनाई? हर को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रखने में सक्षम हो, जिनके पास एक पावर हो कि वो दो ऑब्जेक्ट भी रख सकती हो, उनको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। वो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो पहले लिखा जाता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो बाद में लिखा जाता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अक्सर ये जो बाद में लिखा जाता है ये व्हाट का रिप्लाई होता है, कोई चीज होता है। जो पहले लिखे होते हैं वो टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम के रिप्लाई होते हैं कि ह्यूमन बींग होता है अक्सर। क्लियर हुई इतनी बात? आओ आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन सेंटेंसेस को तोड़ना जरा एक बार। इन सेंटेंसेस को तोड़ना, फंडा वही है जो अभी आपको बताया। फंडा वही है जो आपको बताया, दो दो ऑब्जेक्ट रख रही होंगी ये। एक ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। जिसको कोई भी डाउट पूछना है क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछिएगा, तभी बताया जाएगा। आप चाहे 150 कमेंट कर लीजिए बीच में फ्लो तोड़कर, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्लास के आखिरी में आइए, तब आपका डाउट रिप्लाई किया जाएगा। बीच में आप परेशान करेंगे, स्पैम करेंगे, तो हो सकता है आपको ब्लॉक करके आपका कोर्स भी खत्म कर दिया जाए। हाँ जी, करें डिस्कस। करें अब इसको डिस्कस। अजय सेंट हिम अ लेटर। अजय ने उसको एक लेटर भेज दिया। अजय सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गया। अजय सेंट व्हाट? अजय सेंट व्हाट? क्या भेज दिया? लेटर भेज दिया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कोई चीज का रिप्लाई है, बाद में लिखा हुआ है ना। वर्ब से वट का रिप्लाई है, कोई चीज है, बाद में लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, किसको भेज दिया? टू हुम। किसको भेज दिया? हिम को। तो ये क्या बन गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। सेंड भी एक ऐसी वर्ब है जो डाई ट्रांजिटिव हो सकती है। अभी तक अपन ने कितनी डाई ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी? गिव पढ़ लिया, टेल पढ़ लिया, ऐसे ही सेंड पढ़ लिया। मोहन इज टीचिंग अस इंग्लिश। मोहन हमें इंग्लिश पढ़ा रहा है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग मेन वर्ब हो गया। मोहन इज टीचिंग व्हाट? क्या पढ़ा रहा है? वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, कोई चीज है, बाद में लिखा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ा रहा है? हुम। हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन लेंट सोहन सम मनी। इसका मतलब होता है पैसे उधार देना। मोहन ने सोहन को कुछ पैसे उधार दे दिए। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, व्हाट? मनी। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, कोई चीज है, बाद में लिखा हुआ है। ये दोनों बातें आपको चीख चीख के बता रही है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये आपका नॉर्मल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जैसे होता है, वो किसे उधार दे दिए? टू हुम? सोहन। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो दो दो ऑब्जेक्ट रख सकती हैं, उनको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब।
घर में फैक्ट्री मत लगा लेना, वरना दिक्कत होगी। जितनी बोर्ड पे करा रहा हूं, जितनी बता रहा हूं, उतनी ही माननी है। जैसे अभी तक कितनी देखी, गिव देख लिया, टेल देख लिया, सेंड देखा, टीच देखा, और ये जो लैंड वर्ब होती है इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज उधार देना। इतनी बात आती है समझ। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, आपके मन में एक डाउट ये आएगा कि सर जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो हमेशा डाई ट्रांजिटिव ही होंगी, हर सेंटेंस में वो दो ऑब्जेक्ट रखेंगी ही रखेंगी? नहीं बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डाई ट्रांजिटिव होना एक एक्स्ट्रा पावर है, जरूरी नहीं कि हर बार वो पावर का यूज करे ही करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा आपको। पहले एक बार ये दो सेंटेंस और देख लो, फिर ये वाला जो डाउट है ना यहां क्लियर होगा। देखो इसमें बताऊंगा, जैसे टीच है, यहां इन ट्रांजिटिव बन जाएगी, या मोनो ट्रांजिटिव बन जाएगी, या डाई ट्रांजिटिव बन जाएगी, यहां से वो चीज क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए काम करो, इन दो सेंटेंसेस को और करके दिखाना, ये वाले दो सेंटेंसेस और करके दिखाना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है मेरे भाई, अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे दूं, अभी श्योर ही नहीं है। बेसिकली मुझे मंडे को कुछ काम है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो मंडे वाला काम टाइम से निपट जाए तो मैं 4 बजे आपकी क्लास ले लूं, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी मैं बात करूंगा ऐसा लगेगा कि नहीं यार नहीं निपट पाएगा तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा लूं, यानी कि कल। या ऐसा भी हो सकता है कि मंडे को ही लेट क्लास लूं। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाऊं मैं आप तक? नोटिफिकेशन आप लोगों ने ऑफ कर रखी होगी पूरी क्लास ने, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत आ जाती हैं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देता। मैं कैसे पहुंचाऊं अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो भाई देखते रहना, और क्या बोल रहा हूं मैं, है ना, देखते रहना, ट्राई करते रहना। अब कितने 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि कल एक्स्ट्रा क्लास लग जाए 4 बजे। दूसरा केस ये हो सकता है कि मंडे को लेट क्लास लगे, लाइक 7-8 बजे। और तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों ही दिन क्लास ना लगे। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कुछ काम ऐसे होता है ना, फिक्स टाइम फिक्स वो नहीं होता, आगे पीछे हो जाते हैं, मेरे हाथ में नहीं है वो चीज। तो देख लेना भाई, है ना। और क्या बोलूं, हाँ जी, कर दूं इसको। ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, ही सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है। ही ऑर्डर्ड व्हाट, क्या आदेश दिया उसने? ही ऑर्डर्ड व्हाट, क्या आदेश दिया उसने? ही ऑर्डर्ड टू गो अवे, बाहर चले जाओ, ये आदेश दिया। ये जो टू गो है, अगर आप देख पा रहे हो, ये इन्फिनेटिव है। मुझे बताओ, क्या ऐसा कर सकते हैं टू प्रीपोजिशन और गो इसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होते हैं ना मेरे भाई, गो तो वर्ब होता है। यहां से दिमाग की बत्ती कुछ जली होगी ना कि इन्फिनेटिव है ये, इसको टू को प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। अरे हाँ के ना। तो इसका मतलब ही सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है, और ये टू गो जो है ये क्या काम कर गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, बाद में लिखा हुआ है, कह सकते हो कि एक टाइप कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, कोई आदेश दिया जा रहा है। अच्छा, किसको आदेश दिया? देम को। तो ये क्या बन गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और ये अवे क्या है? अवे एडवर्ब है। सर एडवर्ब, ये टू गो तो आप कह रहे हो ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। आप कहना चाहते हो ना कि ये टू गो नाउन की तरह से काम कर रहा है, ये इन्फिनेटिव है। तो एडवर्ब कैसे होगा ये मेरे भाई? ये जो होते हैं ना इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, ये वर्ब से ही तो बने होते हैं। जेरेंड कैसे बनता है? V1 प्लस में आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? V1 प्लस में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? V3। इन्फिनेटिव कैसे बनता है? 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। ये भले ही नाउन का काम करें, एडजेक्टिव का काम करें, लेकिन बने तो वर्ब से हैं। इनके अंदर वर्ब का एक अंश है, इसीलिए इनको सेमी वर्ब कहते हैं, अर्ध वर्ब कहते हैं। ये बहुत सारे वर्ब वाले लक्षण दिखाते हैं, आगे चल के और पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये टू गो भले ही नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो गो वर्ब का अंश है उसकी वजह से ये अवे एडवर्ब लग पा रहा है। ठीक है,
ये एक्स्ट्रा बात है। मुद्दे की बात अभी के लिए ये थी कि ऑर्डर एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं ना, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। तो ये बेसिकली ये जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं ये बेसिक डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ऐसे ये बनेगा, ही सब्जेक्ट है, रिक्वेस्टेड वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये टू कम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इन्फिनेटिव है, और ये हेयर क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। सर नाउन के लिए एडवर्ब अभी बताया 1 सेकंड पहले कि मेरे भाई ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, भले ही नाउन का काम कर रहा लेकिन बना तो वर्ब से है, इसके अंदर वर्ब का अंश होता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन होने के बावजूद भी कंजंक्शन का काम करता है ना, वो आधा प्रोनाउन और आधा कंजंक्शन है। ऐसे ये भले ही नाउन की तरह से काम कर रहा हो लेकिन इसके अंदर वर्ब का अंश है, इसीलिए ये अपने लिए एडवर्ब लगवा सकता है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। कुछ चुनिंदा वर्ब है, फिर बता रहा हूं, घर में फैक्ट्री नहीं लगानी है। जितनी आपको बोर्ड पे लिखवाई जाए, जितनी कोर्स में कराई जाए, उतनियों को ही डाई ट्रांजिटिव वर्ब मानना है। कहीं हर वर्ब को ही तुम डाई ट्रांजिटिव कर दो। दो दो ऑब्जेक्ट रखेंगी, उसमें से जो बाद वाला होगा वर्ब से वट का रिप्लाई होगा, जनरली कोई चीज होगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा जो पहले लिखा होगा, ये जनरली कोई ह्यूमन बीइंग होगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपने इनमें देखा, जो बाद में लिखा हुआ है वर्ब से वट का रिप्लाई है, कोई चीज है, जो पहले लिखा वो ह्यूमन बीइंग है। ऐसे ही आपने इसमें देखा। अब आपके उस सवाल पे आ जाते हैं, क्या सर ये पत्थर की लकीर है कि जो वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, जो वर्ब डाई ट्रांजिटिव है वो हमेशा डाई ट्रांजिटिव ही होगी, दो ऑब्जेक्ट रखेगी। क्या ये जितनी वर्ब हम यूज कर रहे हैं पत्थर की लकीर है क्या, कि हर एक सेंटेंस में ये दो ऑब्जेक्ट रखेंगी? उस बात का जवाब आपको मिल जाएगा इन सेंटेंसेस को तोड़ते ही। जैसे ही आप इन सेंटेंसेस को तोड़ेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा उसका जवाब। पहले ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं, करके दिखाओ मुझे जरा। हाँ जी, मोहन टीचेस वेरी वेल, मोहन बहुत अच्छा पढ़ाता है। मोहन टीचेस वेरी वेल, मोहन बहुत अच्छा पढ़ाता है। आपने नहीं बताया क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है आपने नहीं बताया, बस बता दिया अच्छा पढ़ाता है वो। ये बिल्कुल वही बात है जैसे सिंग वर्ब होती है। जरूरी थोड़ी बताएं कि उसने क्या गाया, गाना गाया, गजल गाई, कवाली गाई, भजन गाया, नहीं बताना। ही सिंग्स वेरी वेल, बहुत अच्छा गाता है वो। तो ऐसे ही कह दिया ही टीचेस वेरी वेल, मोहन टीचेस वेरी वेल, अच्छा गाता है भाई, अच्छा पढ़ाता है वो। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है मैनर वाला, ये एडवर्ब है डिग्री वाला। बोलो कोई दिक्कत समस्या? अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे टीच वर्ब कैसी है, तो आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव है, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, यहां तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, यहां तो ये इन ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। इस वाक्य में ये इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम कर रही है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं मोहन टॉट इंग्लिश टू हिज सन, अगर ऐसे लिख दूं तो मोहन सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर आया तो फिर इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं। अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो यहां पे टॉट को क्या बोलोगे आप, यहां पे कहोगे सर ये मोनो ट्रांजिटिव है, यानी एक ऑब्जेक्ट वाली है। सिर्फ ट्रांजिटिव कह दो या मोनो ट्रांजिटिव कह दो, बात एक ही होती है। सिर्फ ट्रांजिटिव कह दो या मोनो ट्रांजिटिव कह दो, बात एक ही होती है। मोनो माने एक, डाई माने दो, ये तो सुना होगा जिंदगी में है। मोनो इसके आगे लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखते हो तो मोनो अंडरस्टूड होता है।
मोनो ट्रांजिटिव कह दें या मोनो ट्रांजिटिव कह दें या अकेला ट्रांजिटिव कह दें, बात एक ही होती है। ठीक है। अब इस सेंटेंस की अगर बात करें तो मोहन सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, ये सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पे आप देखोगे तो इसने दो दो ऑब्जेक्ट रख लिए। यहां अगर आपसे पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, यहां ये डाई ट्रांजिटिव है। बोलो कोई दिक्कत? तो इन सेंटेंसेस से हमने सीखा कि भले ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव है लेकिन इनका ऐसा कोई दीन ईमान फिक्स नहीं है कि जब भी ये वर्ब आएगी दो ऑब्जेक्ट रखेगी रखेगी, जब भी ये वर्ब आएगी दो ऑब्जेक्ट रखेगी रखेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत सी इसमें से ये टीच वर्ब का तो बिल्कुल ही कोई दीन ईमान नहीं है, तो इंट्रांजिटिव भी बन गई। इससे धोखेबाज वर्ब तो कोई है ही नहीं। अरे हाँ के ना। तो जरूरी नहीं है कि जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब हमने रटी वो हमेशा दो दो ऑब्जेक्ट रखे ही रखे। मैक्सिमम रखती भी है, जैसे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट हमेशा दो ऑब्जेक्ट के साथ ही नजर आएंगी आपको। मैक्सिमम उसमें से रखती भी है, लेकिन ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ये वर्ब दो ऑब्जेक्ट रखे ही रखे। अब एक डाउट आपके मन में फिर से पैदा हो गया होगा, सर चलो मैं आपकी बात मान रहा हूं कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन सर इन दोनों सेंटेंसेस का तो मीनिंग एक ही नहीं है। सर इन दोनों सेंटेंसेस का तो मीनिंग एक ही नहीं है क्या सर? मोहन टॉट इंग्लिश टू हिज सन और मोहन टॉट हिज सन इंग्लिश। हाँ बच्चे बिल्कुल सेम है इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग। तो सर फिर इनमें क्या फर्क है, ऐसे कब लिखें और ऐसे कब लिखें? आओ इसको भी समझ लेते हैं। आ जाओ इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एक में मैंने गिव को बना लिया डाई ट्रांजिटिव, एक में मैंने गिव को बनाया डाई ट्रांजिटिव। जैसे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक में तो मैंने इसको डाई ट्रांजिटिव बना के यूज में लिया, और दूसरे मैंने क्या किया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एक में मैंने ऐसे लिख लिया। दोनों का मीनिंग में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, हल्का सा स्ट्रेस का फर्क है बस, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस का फर्क है। स्ट्रेस का फर्क कैसे, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। जो बाद में लिखा होगा ना उस पर स्ट्रेस आएगा। अगर आपको हर को इंपॉर्टेंट बनाना है, हर पे स्ट्रेस डालना है, तो आप ऐसे लिखना, और बुक पे स्ट्रेस डालना है तो ऐसे लिखना। एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि जैसे स्कूल में नहीं होता था, स्कूल में नहीं होता था कि जैसे मान लो एक टीचर है, उसका एक लेक्चर के बाद आपके क्लास में ही दोबारा लेक्चर आना है, वो अपने साथ इतनी सारी किताबें उठा के, है ना, क्यों दोबारा लेके आएगा? वो अपने साथ इतनी सारी किताबें उठा के क्यों लेके आएगा? या ऐसे या एक काम करो, इसका और समझो। मान लो कोई टीचर है, उसने कुछ किताब पकड़ाई थी कि मैं एक बच्चे को भेज के बाद में मंगा लूंगा। ये किताबें अभी मुझे कुछ काम है, मैं किसी और टीचर से या स्टाफ रूम में कहीं कुछ और काम से जा रहा हूं, ये किताब मैं किसी को भेज के मंगवा लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब वो लड़का आया जिसको टीचर ने भेजा है, सर ने किताबें दी होंगी भाई, किसको दी है? सर ने किताब दी थी, वो किसको दी है? अब जो बंदा इस बात का जवाब देगा, उसके लिए बुक इंपॉर्टेंट है कि हर इंपॉर्टेंट है? बुक तो पूछने बोलने वाले दोनों को पता है कि बुक ही दी गई है। तो राहुल या रोहन, जो टीचर का नाम, रोहन गेव अ बुक टू हर, उसको दी है भाई वो किताब, रोहन गेव अ बुक टू हर, तो ऐसे लिखेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? दूसरा, अब मान लो दूसरी सिचुएशन, जैसे कोई गिफ्ट दिए गए, ठीक है। अब रोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट दिया, क्यूरियोसिटी होती है ना, अरे क्या दिया क्या दिया क्या दिया, पूछ रहे हैं, अरे क्या दिया रोहन ने, बताओ। अब ये बात क्लियर है, रोहन ने दिया और उसे दिया। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया। रोहन गेव हर अ बुक, उन्होंने उसको किताब दी है। भाई मेरी बात समझ। तो बोलने वाले के लिए जब ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट होगा, उस पर स्ट्रेस डालना होगा तो ऐसे लिख देंगे, जब चीज पे स्ट्रेस डालना होगा तो ऐसे लिख देंगे। आई मेरी कुछ बात समझ? और इससे भी भयंकर स्ट्रेस डालना हो, तो फिर पैसिव ही लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, अ बुक वॉज गिवन, ऐसे कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए इन दोनों में क्या फर्क है? ग्रामेटिकली ये दोनों के बस स्ट्रक्चर अलग है, इसका भी मीनिंग वही है, इसका भी मीनिंग वही है। रोहन ने एक किताब दी उसको और रोहन ने उसे किताब दी, दोनों सेम है, सिर्फ हल्का स्ट्रेस का फर्क है। इसमें हर पे स्ट्रेस ज्यादा और इसमें बुक पे स्ट्रेस ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ा सा फिर यही बात दोबारा करके दिखाता हूं आपको। इस सेंटेंस में भी
पुनीत लास्ट वार्निंग है बच्चे आपको, पुनीत लास्ट वार्निंग है, ठीक है। पुनीत लास्ट वार्निंग। मुझे अगर 5-7 दिन तक भी तेरा दोबारा पुनीत नाम भी दिखाई देगा, चाहे तूने कुछ भी ना किया हो, तूने सिर्फ हाय सर लिखा हो, नमस्ते सर लिखा हो, बढ़िया पढ़ाते हो सर भी लिखा हो, मैं तेरा कोर्स खत्म कर दूं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लास्ट वार्निंग है तेरे लिए। मदर सब्जेक्ट हो गया, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कई बार तुम पे ना, सच बता रहा हूं, गुस्सा नहीं, मुझे तरस आ रहा होता है। इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जीवन का, मैं सच बता रहा हूं, पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं रही अब। ऑनलाइन कोर्स आने लग गए, जैसे बात करूं 1599 में चारों टीचर के कोर्स मिल रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस रकम की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप में से 90% कम से कम 90% लोगों के लिए ये 1600 रुपए की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। उनके पिताजी की अच्छी 70-80 हजार रुपए तनख्वाह या 50,000 से ऊपर तनख्वाह, जिसकी भी 50,000 से ऊपर तनख्वाह, उसके लिए 1600 रुपए मायने नहीं रखते, मैं मानता हूं। लेकिन जीवन का समय तो मायने रखता होगा। ये जो जीवन, ये धरती पर एक ही बार आए हो आप, ठीक है। अगर कोई पुनर्जन्म जैसी चीज होती भी है तो अगले साल आपको याद नहीं रहेगा कि पिछले साल आपने क्या सत्यानाश किया था अपने जीवन का। उसकी तो कदर होगी कि 1 साल 1.5 साल अपने जीवन का मैं किसी तैयारी को दे रहा हूं तो उसको डेडिकेटेड मैनर में दे लूं। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं, सच बता रहा हूं, बहुत बार तरस आता है कि कितने बेवकूफ लोग हैं, इनको अपने जीवन के टाइम की वैल्यू नहीं है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मदर सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। अच्छा जी, मेरी माँ ने केक बनाया मेरे लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर प्रीपोजिशन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर से मदर सब्जेक्ट है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मेड वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। माई मदर मेड अ केक फॉर मी, मेरी माँ ने केक बनाया मेरे लिए। और माई मदर मेड मी अ केक, इसका मतलब है मेड व्हाट, क्या बनाया, केक। और ये क्या होता है, टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई होता है। यहां फॉर अंडरस्टूड होता है। इसको आप गूगल पर टाइप करना और इसका मीनिंग देखना, वो कह देगा मेरी माँ ने मुझे केक बना दिया। इसीलिए कह रहा हूं बच्चे, ये अभी जो AI VI है ना, मेटा चेटा बेटा टेटा, इनके अभी बस की नहीं है। जब इनके बस की हो जाएगी हम खुद ही संन्यास ले लेंगे। जब ये इतने प्रोफिशिएंट हो जाएंगे ना कि आप लोग इन पर 100% ट्रस्ट कर पाओ, तो हम खुद ही पढ़ाना छोड़ देंगे। ये जो सेंटेंस होता है इसका मतलब होता है माई मदर मेड व्हाट, केक। फॉर हुम, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई। वर्ब से टू, फॉर, फ्रॉम, हुम का रिप्लाई। जैसे ही गेव अ बुक टू हुम, मी। ही टोल्ड अ स्टोरी टू हर, टू हुम, हर। कुछ याद आ रहा है? अजय सेंट अ लेटर टू हुम, हिम। वर्ब से टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई होता है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पे फॉर अंडरस्टूड है, फॉर हुम, मी। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, जैसे ही आप मी को हटाना चाहोगे, इस स्ट्रक्चर से बाहर करना चाहोगे, देखो प्रीपोजिशन आ गई बाहर। ऐसे ही है, इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस स्ट्रक्चर में अगर आप ये स्ट्रक्चर ना लिखना चाहोगे तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो रही थी वो फुदक के बाहर आ जाएगी। देखना जरा, जैसे यहां पे था, हर अ बुक लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हो तो प्रीपोजिशन रहती है, अंडरस्टूड रहती है। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, ये स्ट्रक्चर तोड़ोगे, ये टू हर प्रकट हो गया। मेरी कुछ बात आई समझ में? अगर आप हिज सन और ऐसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे तो ठीक है, जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर तोड़ोगे तो वो टू प्रकट हो गया। ये प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो रही होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे, जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर से बाहर निकालोगे, तोड़ोगे, प्रीपोजिशन प्रकट हो जाती है। इतना ही फर्क है इनमें। इनमें खाली स्ट्रक्चर का फर्क है, मीनिंग इसका और इसका दोनों का बिल्कुल सेम है। फिर सर फर्क क्या है? स्ट्रेस का फर्क है। ये इसमें स्ट्रेस मी पे है, इसमें स्ट्रेस केक पे है। देखो कैसे, देखो कैसे। अब मान लो सिचुएशन, एक सिचुएशन बता रहा हूं आपको। कोई बच्चा है, ठीक है, बेचारा थोड़े से गरीब परिवार से है, घर पे कभी कुछ ऐसा कुछ बना नहीं, केक वेक खाली टीवी वगैरह पे देखा है, कभी खाया तो है नहीं। लेकिन माँ के भी सपने हैं। माँ मेड का काम करती है, कहीं घरों में जाती है, जब वहां देखती है कि उनके बच्चों के लिए उनके बर्थडे पे केक वगैरह बनते हैं तो माँ के भी अरमान जगते हैं कि मैं भी अपने बेटे को केक खिलाऊं। तो माँ ने कहा बेटा तेरे इस बर्थडे पे मैं तेरे लिए कुछ खास बनाऊंगी, मैं इस बर्थडे पे तेरे लिए खास बनाऊंगी।
बच्चे ने भी जाके ढिंडोरा पीट दिया, और मम्मी कुछ खास बनाएगी, मम्मी कुछ खास बनाएगी, मम्मी कह रही है तो पक्का कुछ अच्छा बनाएगी। अब जिन घर में वो काम करने जाती थी, रेसिपियां वगैरह वो बनवाते रहते थे, केक वेक बनाते रहते थे। उसने वहां रिक्वेस्ट करी कि मैं आपके घर पे केक बना के ले जाऊं मेरे बच्चे के लिए। उसने कहा बना के ले जाओ भाई। वो केक बना के ले आई। बच्चा पूरा खुश, केक देखते ही राजी। उसके दोस्त पूछ रहे ऐसा क्या खाया भैया? मेरी माँ ने मेरे लिए केक बनाया, मेरी माँ ने मेरे लिए केक बनाया। केक पे स्ट्रेस डालना है तो ऐसे लिख लोगे। अच्छा, ये वाला कब बोलोगे? ये वाला कब बोलोगे? मान लो दो तीन भाई हो, ठीक है, कभी किसी की पसंद का बनता उसको ज्यादा मिलता है। एक भाई को खीर पसंद है, जिस दिन खीर बनेगी वो ज्यादा खीर खाएगा। एक भाई को पकोड़े पसंद है, जिस दिन पकोड़े बनेंगे वो ज्यादा खाएगा। एक को केक पसंद था तो केक उसके लिए बना था, उसको ज्यादा मिलना चाहिए था, दूसरे वाला ज्यादा डाल रहा है। ओ भाई साहब, खीर ज्यादा बनी थी तो तूने ज्यादा ली थी ना। खीर बनी थी उस दिन तूने ज्यादा ली थी क्योंकि तेरा फेवरेट वाला नंबर था। मम्मी ने केक बनाया मेरे लिए, ये एक्स्ट्रा हिस्सा मेरा है। तो माई मदर मेड अ केक फॉर मी। आ रही बात समझ? दोनों में मीनिंग का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस का फर्क है। बोलो भाई, आ गई कुछ बात समझ में? तो ये आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। घर में फैक्ट्री नहीं लगानी है, जो वर्ब आपको क्लास में पढ़ाई उन्हीं को डाई ट्रांजिटिव मानना है। और भी जब जरूरत पड़ेगी तो आपको लिखवा दी जाएंगी, पढ़ा दी जाएंगी। अभी के लिए इतनी ही मानिए। इसमें क्या बताया फिर आगे कि बहुत ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है वो हर सेंटेंस में डाई ट्रांजिटिव हो ही हो। फिर दूसरा क्या बताया कि ये जो स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख दें, क्या फर्क होता है? इसमें स्ट्रेस का फर्क होता है। इसमें यहां स्ट्रेस है, इसमें यहां पे स्ट्रेस है, और इसमें बुक पे स्ट्रेस है। चलो, अब लौट के वापस इस सेंटेंस पे आ जाओ। अब तो समझ में आ रहा है ना कि दो दो ऑब्जेक्ट कैसे रख पाया। होम होने के बावजूद, होम भी लगा रहे हो फिर भी इंग्लिश रख पा रहे हो। क्यों रख पा रहे हो? अब सोचो जरा, इसको एक बार दोबारा से करके दिखाओ। जिसको जो भी डाउट पूछना हो क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछिए। फ्लो तोड़कर आपके डाउट का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। फिर भी आप अगर ढीठ होगे, स्पैम करोगे तो कोर्स ब्लॉक कर दूंगा। डाउट पूछना हो तो आखिरी 10 मिनट में पूछना। स्पैमर बनोगे तो ब्लॉक मारूंगा सीधा। वी मेट सम स्टूडेंट्स हु टॉट यू इंग्लिश। वी सब्जेक्ट है, मेट वर्ब है, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट है, सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हम कुछ स्टूडेंट से मिले जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी। अब आप देख पा रहे हो, यू सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट होने के बावजूद आपको पता है यहाँ पे हुम आएगा। हम लड़कों से मिले, कौन से हम स्टूडेंट से मिले। किन स्टूडेंट से मिले? जिन्हें तुमने इंग्लिश पढ़ाई थी। यहाँ पे जो आप भर रहे हो उसका मतलब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स पढ़ाए जाने के रिसीवर है, तो यहाँ पे हुम आएगा। अब हुम कैसे आ पा रहा है? वो इसलिए आ पा रहा है मेरे भाई, ये हुम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन होते हैं, और ये प्रोनाउन होने के नाते ऑब्जेक्ट बन रहा है इस टॉट वर्ब का। दो दो ऑब्जेक्ट कैसे रख पा रहे हो? क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये टॉट आपकी एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ये कारनामा हो पाया, इसलिए ये कारनामा हो पाया। बोलो भाई, क्लियर हो गया? चलो जी,
नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जैसे अपन ने हु हुम पढ़ा, हल्का सा एक सेंटेंस विच का पढ़ा, विच अभी आगे लौट के दोबारा आएगा। अब अपन दैट की तरफ बढ़ जाते हैं। दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट कब लगाते हैं? ये जो दैट जैसे आपने पढ़ा, हु हुम लगता है ह्यूमन बींग्स के लिए, हु हुम लगता है ह्यूमन बींग्स के लिए, विच लगता है एनिमल्स और चीजों के लिए। दैट किसी के लिए भी आ सकता है। दैट ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ सकता है, चीजों के लिए भी आ सकता है, एनिमल्स के लिए भी आ सकता है। अरे सर ये क्या बात हुई? जब इंसानों के लिए हु हुम ऑलरेडी है, आप कह रहे हो इंसानों के लिए दैट भी आ जाएगा, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कब हु हुम लगाऊं कब दैट लगाऊं? आप कह रहे हो चीजों के लिए दैट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, मेरे को कैसे पता चलेगा? थोड़ा सब्र रख, अभी बता देंगे। देखो, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि दैट कहां लगाते हैं, इस पर कैसे सवाल बनते हैं, आपको ये कराऊंगा। ठीक है? फिर आपको एक कंफ्यूजन होगा कि हु को कब प्रेफर करूं, दैट को कब प्रेफर करूं। इन सेंटेंस से वो क्लियर करूंगा। फिर आपका एक और कंफ्यूजन होगा, विच को कब प्रेफर करूं, दैट को कब प्रेफर करूं। इन सेंटेंसेस से वो क्लियर करूंगा। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, तो आपको कुछ भी टाइप करने, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेशेंस रखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला मेरे भाई? जैसे हु हुम ह्यूमन बींग के लिए आते हैं, विच एनिमल या थिंग्स के लिए आता है, दैट सबके लिए आ सकता है। कुछ तो अलग बात होती होगी कि हु हुम जब ह्यूमन बींग्स के लिए बना चुके हो, फिर भी कोई अलग प्रोनाउन बना रहे, तो कुछ तो अलग होगा इसमें। वो अलग है मेरे भाई स्ट्रेस, वो अलग है एम्फोसिस। जब ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं, जब ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं जिसमें जिस नाउन के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, जिस नाउन की विशेषता बताने के लिए आप वो रिलेटिव प्रोनाउन लिख रहे हो, पूरा एडजेक्टिव क्लॉज का निर्माण कर रहे हो, उस पर एम्फोसिस आया हुआ हो, उस पर स्ट्रेस आया हुआ हो, तो फिर ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना विच आएगा, सिर्फ दैट आएगा। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एम्फोसिस को कन्वे करते हैं। ऑल लिखा हो, नन लिखा हो, बोथ लिखा हो, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये ऐसे शब्द हैं जो एम्फोसिस को कन्वे करते हैं। अब वो एम्फोसिस क्या होता है अच्छा समझ में आएगा सेंटेंस से। आओ देखो, दिखाता हूं, समझाता हूं। जैसे एक ये सेंटेंस है, ठीक है? शी इज द सेम लेडी हु स्टोल योर वॉलेट इन द बस। ये वही औरत है, ये वही औरत है जिसने तेरा बटुआ चुराया था बस में। ये सेंटेंस का मतलब है। अब जब आप इस सेंटेंस को तोड़ोगे, ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लेडी नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है, और ये सेम एडजेक्टिव है एम्फोसिस डालने वाला। एम्फेटिक प्रोनाउन याद है? ऐसी एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एम्फेटिक एडजेक्टिव। लेकिन मुझे लगता है पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, जब मैं कहता हूं ये वही औरत है, तो ये सेम ने एम्फोसिस डाला लेडी के ऊपर, ये वही औरत है। एक ऐसा शब्द जो नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते एडजेक्टिव है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? ना तो ये क्वांटिटी बता रहा, ना ये क्वालिटी बता रहा, ना ये पोजेशन बना रहा, इसको बोलते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फोसिस डालने वाला एडजेक्टिव। ठीक है? आगे की अगर बात करूं तो ये स्टोल वर्ब है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वॉलेट इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात क्लियर है, सबको पता है? अब मैं आपको ये कह रहा हूं, बहुत आपका मन करेगा कि लेडी ह्यूमन बींग है तो हु ठीक तो है सर यहां पे, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पे हु नहीं आएगा, यहां पे आपको दैट लगाना पड़ेगा। आगे की बातें वो सब सेम है, आगे की बातें वो सब सेम है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन है, प्रोनाउन होने के नाते ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है इस वर्ब के, और ये पूरा का पूरा आगे का ये एडजेक्टिवल क्लॉज बन रहा है। इतना ये जो पोर्शन है ये एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम कर रहा है उस लेडी के लिए। वो सारी बातें सेम है, बस दैट में फर्क क्या है मेरे भाई? जिस नाउन के लिए, जिस नाउन के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन लिखते हो, अगर उस पर एम्फोसिस आया हुआ हो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, अगर इसके साथ कोई ऐसा वर्ड लगा रखा है जिससे इसको स्ट्रेस डाल दिया गया, जिससे इसको यूनिक बना दिया गया, उस केस में यहां पर दैट का यूज करेंगे, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई चीज हो। ये है जी दैट का फंडा। दो तीन सेंटेंसेस और करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो इसको करके दिखाओ जरा एक बार। पहली ट्राई आप करो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, फिर मैं कराऊंगा।
हाँ जी, दे स्टोल द लिटिल मनी विच ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। उन्होंने चोरी कर लिए वो थोड़े मोटे पैसे जितने भी थे वो सारे। दे स्टोल द लिटिल मनी, द लिटिल का मतलब होता थोड़ा मोटा जितना भी था वो सारा, द फ्यू का मतलब होता थोड़े मोटे जितने भी थे वो सारे। ठीक है, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये एम्फोसिस को डालने वाले वर्ड्स हैं। दे सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब है, मनी इसका ऑब्जेक्ट है। ये द लिटल आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। उन्होंने वो थोड़े मोटे पैसे जितने भी थे वो सारे चोरी कर लिए जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रखे थे, सेव कर रखे थे। अब इसमें ये ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सेव्ड मेन वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है। इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। किस चीज के लिए जोड़ रखे थे? शादी के लिए। फॉर प्रीपोजिशन, ये अपना फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया मैरिज। किसकी शादी? डॉटर की शादी। ये पजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया, ये पजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया। अब ये हिज क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये किसके लिए आया? मैरिज के लिए कि डॉटर के लिए? इसके लिए आया। मैं आपको बार बार यही बोलता था कि समझने के लिए समझ लेना, समझने के लिए कह लो ये एडजेक्टिव जैसा काम करता, लेकिन इसके नीचे मैंने कभी एडजेक्टिव लिखा नहीं। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर तुम ऐसा कह दोगे कि मैरिज नाउन है और ये एडजेक्टिव है तो फिर तुम इसको एडवर्ब बनाने की कोशिश करोगे। अरे हाँ के ना, और जबकि ये होता एडजेक्टिव है। अब आप समझो, उसकी डॉटर की मैरिज, ये ऐसा है। हिज ने पोजेशन बनाया डॉटर पे और डॉटर ने पोजेशन बनाया मैरिज पे। ये समझने के लिए आप समझ सकते हो कि मैरिज के लिए नाउन मतलब एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव होता नहीं है, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है। मेरी बात आई समझ में? अब वापस टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने चोरी कर लिए वो थोड़े मोटे पैसे जितने भी थे जो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रखे थे। अब मनी के लिए, मनी की विशेषता बतानी है। कौन से पैसे? जो बेटी की शादी के लिए जोड़ रखे थे। एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना है। मनी के लिए कुछ लिखना चाहते हो आप यहां पे, ठीक है। मनी नॉन लिविंग है, विच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो वर्ड आपने लगा दिया ना, द लिटल, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जब ये किसी नाउन के साथ लग जाए तो समझ जाना उस नाउन पर एम्फोसिस आ गया। फिर ये हु, हुम, विच वगैरह नहीं आ पाएंगे। अगर जिस नाउन के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना उस पर एम्फोसिस डाल रखा हो तो फिर मेरे भाई दैट ही आ पाएगा और कुछ नहीं आ पाएगा। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ये प्रोनाउन प्लस में कंजंक्शन की तरह से काम करेगा। और ये प्रोनाउन होने के नाते, ये प्रोनाउन होने के नाते क्या करा? देखो, ये प्रोनाउन होने के नाते इस सेव्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ये प्रोनाउन होने के नाते इस सेव्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। और ये दैट के आगे का पूरा हिस्सा एडजेक्टिवल क्लॉज है इस मनी के लिए। बोलो भाई, समझ में आया क्या? हाँ जी बच्चे, बात इतनी सी है। पहले हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन बीइंग के लिए हु, हुम लगाते हैं, एनिमल्स के चीजों के लिए विच लगाते हैं, ठीक है। यही पढ़ा अपन ने, जिंदगी आसान चल रही थी। अब हमें क्या देखना है कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे यहां पे आपने देखा तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। पिछले सेंटेंस में क्या बन रहा था? यहां पे सब्जेक्ट बन रहा था। रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट है ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इसका यूज कब करना है? ये एनिमल्स के लिए भी आ सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी आ सकता है। कब लगाना है इसको? अगर एम्फोसिस आए वो। द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऐसे शब्दों का जब यूज कर रखा हो जिससे एम्फोसिस शो होता हो, स्ट्रेस शो होता हो, तब अपन दैट का यूज करते। और एग्जाम्पल देखेंगे, धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आती जाएगी। इसको करके दिखाओ जरा। जिसको जो भी डाउट पूछना है क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछें। बीच में अगर आप बार बार स्पैम करेंगे तो आपका कोर्स ब्लॉक कर दिया जाएगा। सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन। सचिन वो बेस्ट बैट्समैन है जो आज तक इस ग्राउंड पे खेले। यानी जितने बैट्समैन आज इस तक ग्राउंड पे खेले ना, उनमें सचिन बेस्ट है।
सचिन बेस्ट बैट्समैन है जो आज तक इस ग्राउंड पे खेला है। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, हैज हेल्पिंग वर्ब है, एवर एडवर्ब है, मेन वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इतनी बात में कोई दिक्कत समस्या? बैट्समैन ह्यूमन बीइंग होता है, मन करेगा हु लगाने का, लेकिन नहीं मेरे भाई। जिस नाउन के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, अगर उस नाउन के साथ कुछ ऐसा शब्द है जो उस पर एम्फोसिस डाल रहा है, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऐसे शब्दों का अगर यूज हुआ है तो समझ जाना कि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करना पड़ेगा। आप यहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन होते हैं। प्रोनाउन होने के नाते ये प्ले वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। हाँ जी, प्रोनाउन होने के नाते ये क्या करेगा? सब्जेक्ट बन रहा है और साथ में कंजंक्शन का काम निभा रहा है। बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। बाकी जो बातें आपने पढ़ी, प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बनेगा, अगले क्लॉज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज बनेगा, सारी बातें सेम है। बस इतना ही फर्क है कि भैया दैट लगाना कब है, यही नई बात सीख रहे हो बस आप। बाकी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कोई नई बात नहीं सीखी, बस आपने सीखा कि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसको लगाना कहाँ है। जब जिस नाउन के लिए आप लगा रहे हो उस पर स्ट्रेस आया हुआ हो, उस पर एम्फोसिस आया हुआ हो, तब दैट का यूज करते हैं। इतनी सी बात है। ये इस प्ले वर्ब का सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। और ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज है बैट्समैन के लिए, आपको पता ही। हाँ जी, इसको देखो अब जरा, इसमें क्या आएगा और क्यों। हाँ जी, द मैन एंड द डॉग विच वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाय अ ट्रक। वो आदमी और कुत्ता जो रोड क्रॉस कर रहे थे, उन्हें हिट कर दिया एक ट्रक ने। वो आदमी और कुत्ता जो रोड क्रॉस कर रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी एक ट्रक ने, ठीक है। अब देखो, मैन सब्जेक्ट है, एंड कंजंक्शन है, ये भी सब्जेक्ट है। अब यहां से एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखना शुरू किया। जरूरी थोड़ी है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जाए, सब्जेक्ट के लिए भी तो लिखा जा सकता है। इस सब्जेक्ट की वर्ब ये वाली है और बीच में आपने एक एडजेक्टिवल क्लॉज डाला हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज है यहां से लेकर यहां तक का, उसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है इस मैन और डॉग को रेफर करने के लिए। यहां पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली जैसा कोई शब्द नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं यहां पे दैट आएगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? फिर भी मैं कह रहा हूं कि यहां पे दैट आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां तो कोई एम्फोसिस डालने वाला शब्द नहीं है, यहां तो कोई एम्फोसिस डालने वाला शब्द नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं यहां पे दैट आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए तो हुम आता है, एनिमल के लिए विच आता है। अगर मैं यहां पे हु लिख देता तो ये कुत्ता काट लेगा, अगर मैं यहां पे विच लिख दूं तो ये मैन नाराज हो जाएगा, मेरे लिए विच कैसे लगा दिया। ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी आ जाए और एनिमल्स के लिए भी आ जाए? ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी आ जाए और एनिमल्स के लिए भी आ जाए? इसलिए दैट लगाना पड़ेगा यहां पे। तो दैट लगाने की दो मजबूरियां हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग्स के लिए हुम बने, एनिमल थिंग्स के लिए विच बनाए। दैट लगाने की दो जगहें हो सकती हैं। एक तो जिस नाउन के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है उस पर एम्फोसिस आया हुआ हो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऐसे शब्दों का यूज हुआ हो। दूसरा,
आपको जिस नाउन के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है उसमें कॉम्बिनेशन आ जाए ह्यूमन बीइंग और किसी एनिमल का, या ह्यूमन बीइंग प्लस में किसी चीज का, तो ये दोनों को रेफर कर दे, ऐसा तो दैट ही है। ये दो जगहें हो सकती हैं जहां पर आपको दैट का यूज करना पड़ेगा। हाँ मेरे भाई, अब मेरा सवाल एक आपसे ये है, आंसर तो इसका हो गया। सवाल ये है कि इस हिट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है। हिट वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है ना, दे हिट राजेश, ही हिट मी, हिट वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है। तो इसका ऑब्जेक्ट कहां है बताना जरा, इस हिट वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां है बताना जरा। जिसको कोई भी डाउट पूछना है क्लास के आखिरी 10 मिनट में पूछें। अभी शांति से कमेंट से उंगलियां दूर करके सुने। अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे, स्पैमर बनेंगे, 150 बार कमेंट करेंगे, तो मैं बिल्कुल दया नहीं करूंगा और सीधा कोर्स खत्म करूंगा। इतने नवाब ना बने कि आपके एक डाउट के लिए पूरा लेक्चर का फ्लो रोका जाए। 999 में कोर्स लिया है, मुझे खरीद नहीं लिया आपने ना। आखिरी में, आखिरी 10 मिनट में जो डाउट पूछना पूछ लेना। अभी सुनो, सुनने की आदत डालो। और मैं भी अपनी पेशेंस को डेवलप कर रहा हूं। मुझे दिख रहे हैं तुम्हारे कमेंट, इरिटेट भी हो रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं अपनी इग्नोर करने की क्षमता बढ़ा रहा हूं। ठीक है, मेरी भी पेशेंस का टेस्ट है। देखते हैं कितने दिन बर्दाश्त कर पाता हूं किसी को रगड़े बिना। कुछ याद आ रहा है। पैसिव में जाकर वर्ब का ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, याद आया ये। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब को बी की फॉर्म प्लस V3 के स्ट्रक्चर में लिख देते हैं। अरे पैसिव में जाके वर्ब का ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है ना। अरे हाँ के ना। और ये वर्ब किस में लिखी हुई है, पैसिव में लिखी हुई है, इसलिए यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा सा अपन जिक्र कर लेते हैं इन चीजों का, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ मन में डाउट होगा। हालांकि मैक्सिम तो क्लियर हो गया है, फिर भी कुछ ना कुछ मन में डाउट ऐसा आ रहा होगा कि यार हु और दैट में कब कौन सा प्रेफर करें। उन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले आप सोचो एक बार, कौन से सेंटेंस में दैट ठीक है, कौन से सेंटेंस में हु ठीक है, कौन से सेंटेंस में दोनों ठीक है। एक बार देखना जरा, बताना मुझे। हाँ भैया, वी सॉ द सेम बॉय हु स्लैश दैट स्टोल योर वॉलेट। हमने हमने उसी लड़के को देखा, हमने उसी लड़के को देखा जिसने तेरा वॉलेट चुराया था। अगर नाउन से पहले ऐसा कोई वर्ड आ जाए, जिस नाउन के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, जिस नाउन के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, अगर उससे पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, एवरीथिंग, एनीथिंग, इस टाइप के वर्ड आए, तो यहां पे सिर्फ दैट ठीक है, ये ठीक ही नहीं है। बात खत्म हो गई। अगर एम्फोसिस आ गया तो कोई नहीं रोक सकता दैट आने से। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो उस नाउन से पहले ए एन आर्टिकल लगा हुआ, ए एन आर्टिकल जनरलाइज करने के काम आते हैं, ए एन आर्टिकल जनरलाइज करने के काम आते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था, जब तक वो डेफिनेट नहीं होता, ए एन आर्टिकल किसी नाउन से पहले लगे हुए हैं, इसका मतलब सुनने वाले को नहीं पता किसकी बात कर रहा हूं, जनरलाइज है वो। हमने एक लड़के को देखा जिसने जूते सिर पे रख रखे थे,
सुनने वाला नहीं जानता उस लड़के को। अगर नाउन से पहले ए एन आर्टिकल का यूज हुआ हुआ हो तो दैट मत लगाया करिए, फिर हु लगाइए यहां पे। ठीक है। अच्छा जी, अगर द आर्टिकल आ जाए तो अब इसने मजे लेकर छोड़ दिए हमारे। ना तो ए एन लगाया, ना तो ए एन लगाया कि मैं 100% हु की तरफ हो जाऊं, ना दा सेम दा फ्यू दा लिटिल डाल के इतना एम्फोसिस कर दिया कि मैं दैट की तरफ ही हो जाऊं, बीच में मझधार में छोड़ दिया। अब द को ना तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जनरलाइज है कि हु लगा दूं, ना मैं ये कह सकता हूं कि इतना एम्फोसिस है कि 100% दैट ही आएगा। तो यहां पे ये भी ठीक है और यहां पे ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। पेपर में ऐसा बहुत रेयर होने के चांसेस हैं कि दोनों आपको ऑप्शन में आ जाए। फिर भी अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए तो ह्यूमन बीइंग के केस में अगर द आर्टिकल लगा हुआ यहां पे तो एग्जाम में आप इसको प्रेफर कर लेना। एग्जाम में आप इस वाले को यानी हु को प्रेफर कर लेना। ठीक है जी। सेम यही बातें यहां पे करके दिखाना एक बार जरा मुझे। सेम यही बातें यहां पे एक बार करके दिखाना जरा। आई वॉन्ट द सेम बैग, मुझे तो वही बैग चाहिए, मुझे तो वही बैग चाहिए जो मैंने मॉल में देखा था, मुझे तो वही बैग चाहिए। जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है उससे पहले अगर द सेम द फ्यू द लिटिल एम्फोसिस डालने वाला वर्ड आ गया फिर तो दैट ही आएगा, सोचना नहीं है। मुझे एक बैग चाहिए जिसमें 3 कंपार्टमेंट हो, मतलब जिसके 3 हिस्से हो। बैग के अंदर ऐसे होता है ना, शेल्फ सी बनी होती है। तो मुझे एक ऐसा बैग चाहिए जिसमें 3 हिस्से हो। अगर नाउन से पहले ए एन आर्टिकल आ रहा है यानी जनरलाइज की बात हो रही है तो उसके अंदर फिर दैट नहीं आ पाता। अब अगर दा लगा के छोड़ दें तो इसने तो मजे ले लिए, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, तो दोनों ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एग्जाम में आप इसको प्रेफर करना। अब आप कहोगे अब आप कहोगे सर ह्यूमन बीइंग वाले में तो आपने इसको प्रेफर कराया और चीज वाले में आपने इसको प्रेफर कराया, ये कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं है। सिर्फ मैं एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे बता रहा हूं कि कभी भी जब ऐसी ऐसी दुविधा हुई है उसमें उन्होंने किसको प्रेफर किया, सिर्फ उसके बेस पे कह रहा हूं। ये कोई ग्रामर की बात नहीं है, ग्रामर के हिसाब से दोनों ठीक है यहां पे। ये कोई ग्रामर की बात नहीं है कि सर ह्यूमन बीइंग वाले में आपने इसको प्रेफर करने को कह दिया और चीज वाले में आपने इसको प्रेफर करने को कह दिया, ये क्या लॉजिक है। अरे कोई ग्रामर का लॉजिक नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस की बात है और वो भी एग्जाम के बेस पे। एग्जाम में जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखे हैं तो ऐसी 3-4 बार जब भी ऐसी दुविधा हुई है, सारे एग्जाम्स मिला के बैंक के सीडीएस के एसएससी के, जब भी 4-5 बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है तो ह्यूमन बीइंग में उसने हु को प्रेफर किया है और चीजों में उसने दैट को प्रेफर किया। बस इतनी बात आपको याद रखनी। एग्जाम में कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो चीजों में आप दैट प्रेफर करना और ह्यूमन बीइंग में हु हुम को प्रेफर करना। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ जी। चलो आपसे बातें करते हैं। एक सेंटेंस तुम्हें पूछ के तुम्हारे वैसे मजे लेने पता बहुत आसान है। तुम 4 क्लास लगा के अपने आप को ना थोड़े से फन्ने खा मानने लग जाते हो। हाँ क्या ना? 4 क्लास लगा के अपने आप को थोड़े से फन्ने खा मानने लग जाते हो ना। क्या करूं? सबसे एक स्लाइड और ले लेता हूँ, रुको। एक स्लाइड और ले लेता हूँ। एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेंटेंस, उसमें मुझे बताना क्या है। इसमें बताना क्या आएगा।
आंसर तो क्लास के 99% बच्चों का सही हो जाएगा। आंसर चलो मैं बता देता हूँ, हु आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें मुझे बताना है कि ये क्या होगा ये। हमने यही पढ़ा था ना, हमने यही पढ़ा था कि ये हु हुम जो भी लगाओगे, ये हु हुम जो भी लगाओगे वो इस बॉय के लिए आया है ना। हु हुम का मतलब बॉय है। बॉय अगर आगे आने वाली वर्ब का डूअर हुआ तो हु आएगा, रिसीवर हुआ तो हुम आएगा। पनिश किए जाने का तो ये रिसीवर है। ये जो काम हो रहा है पनिश किया जाना, डूअर तो टीचर है ना, टीचर के द्वारा पनिश किया गया, ये तो रिसीवर है। रिसीवर है, फिर कैसे हु आ गया? वो तो सब्जेक्टिव केस होता ना। पनिश किए जाने का ये लड़का रिसीवर है, रिसीवर है, फिर भी कैसे हु आ गया? बता दो। अगर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी तो मैं ऐसे मन से गदगद हो जाऊंगा कि कुछ बच्चे तो हैं क्लास के अंदर जो अपना दिमाग साथ लेके बैठे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रिज में ठंडा करने रख रखा है दिमाग। अगर आप मुझे इस बात का जवाब दे दोगे तो मैं भी ये मान लूंगा कि कुछ बच्चों का भेजा तो चलता है क्लास में। यहां पे ऐसा क्या हो गया? अभी तक जितने हु हुम के सेंटेंसेस हमने देखे थे सब में यही हो रहा था ना। इस वर्ब का अगर डूअर है, क्योंकि जिस भी नाउन को लिख रहे हो, इस वर्ब का अगर डूअर है तो हु आता है, रिसीवर है तो हुम आता है। यहां पे ऐसा क्या हो गया कि रिसीवर है फिर भी हु आ रहा है? यहां ऐसा क्या हो गया कि रिसीवर है फिर भी हु आ रहा है? यहां ये हो गया कि ये वॉइस पैसिव लिखी हुई है मेरे भाई। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। ये वर्ब पैसिव में लिखी गई है, ये वर्ब पैसिव में लिखी गई है। ऑब्जेक्ट तो इनके होते नहीं, सब्जेक्ट चाहिए। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। यहां पे रिसीवर होने के बावजूद भी सब्जेक्टिव केस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वर्ब पैसिव है। स्टार मार्क करके लिख लेना इस बात को, इस बात को स्टार मार्क करके लिख लेना मेरे भाई। इस बात को स्टार मार्क करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ये सेंटेंस नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, यहां स्टार मार्क करके लिख लेना। पनिश वर्ब का रिसीवर होने के बावजूद भी यहां पर हु का यूज किया जाएगा, क्योंकि पनिश वर्ब पैसिव में लिखी गई है और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होते हैं। पैसिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, इसलिए यहां पर हु का यूज किया गया है। इस बात को स्टार मार्क करके लिख लेना, क्योंकि अभी तक अपन ने जितना पढ़ा सब में एक्टिव, यहां पे सब में एक्टिव वर्ब थी। एक्टिव वर्ब में क्या फंडा था? अगर डूअर हो तो हु आता है, रिसीवर हो तो हुम आता है। अगर पैसिव वर्ब होगी तो पैसिव वर्ब के अंदर हुम तो कभी आएगा ही नहीं। पैसिव वर्ब होगी तो हुम तो कभी आएगा ही नहीं। पैसिव वर्ब के अंदर हु ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, सब्जेक्ट होता है। रिसीवर होने के बाद भी सब्जेक्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर ही होता है। पढ़ा था हमने एक्टिव पैसिव में। जब पैसिव में लिखते हो किसी वाक्य को तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। देखो यहां था ना एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस था, ये रहा। पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है? अरे पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। क्या लिखते हो? हिम वॉज पनिश्ड बाय द टीचर लिखते हो कि ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर लिखते हो? पनिश किए जाने का रिसीवर है फिर भी ही लिखते हो ना वहां पे। उम्मीद करता हूं कि पढ़ के मजा आ रहा होगा, खास करके ऐसे बच्चे। चलो एक चीज मुझे ईमानदारी से बताना, जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले कहीं कोचिंग ले रखी थी, नाम किसी टीचर का नहीं लेना, सारे टीचर बढ़िया होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेरे से पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता फिर कहीं और जाते हैं। ऐसे जितने बच्चे जिन्होंने पहले कहीं कोचिंग ले रखी थी और उनको अब लग रहा हो कि हाँ कुछ तो अलग है यहाँ पे, कुछ इंग्लिश की क्लैरिटी मिल रही है, चीजों को मैं रट नहीं रहा हूं, चीजों को मेरे को ऐसा फील आ रही है कि मैं समझ के कर रहा हूं, ऐसे कितने बच्चे हैं? अच्छा आज एक और फिर भी एक नमूना आ गया क्या? आज तो मैंने फुल बाजू की वो पहन रखी है। ये देखो, ये स्टूडेंट जिसका है, नाम स्टूडेंट है, रिकॉर्डेड वीडियो है भाई। अब क्या कंबल ओढ़ लूं? हैं? कंबल ओढ़ लूं क्या? मुझे हाफ बाजू टी शर्ट पहन के थोड़ा सा फ्री महसूस होता है। हाफ बाजू पहन रखी है, लिकोडेड है, लिकोडेड है, उस चक्कर में ये हुडी वुडी ये पहन के पढ़ाने लग गया। गर्मी मरता हूं, पसीने आते हैं यहाँ।
अब भी लिकोडेड है नमूना। हाँ जी। अब क्लास खत्म हो गई मेरे भाई, क्लास खत्म हो गई। लास्ट 5-10 मिनट, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बीच में एक रोशन भाई था, वो कमेंट कर रहा था, बीच में एक रोशन भाई था वो कमेंट कर रहा था कि जो डेफिनेशन होती हैं उनको हिंदी में लिखा करो। इसमें क्या डेफिनेशन है, इसको क्या हिंदी में लिखूं? वस्तुएं एवं जानवर, ऐसा लिखूं? है? अरे डेफिनेशनों से तो पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं हूं यार मैं। डेफिनेशन हेडिंग डालने वाला तो टीचर ही नहीं हूं मैं। अगर डेफिनेशन डेफिनेशन वो स्कूल की तरह पढ़ना था, रट्टे बिठाने थे, तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। डेफिनेशन है तुम्हें लिखनी क्यों है? क्लैरिटी से पढ़ना बेवकूफ आदमी। हाँ जी, मैथ की तरह पढ़ाते हो, चलो थैंक यू मनीष भाई। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह है, देन वाई ही एज अ सब्जेक्ट है। हम तो फर्स्ट बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चलो बढ़िया। रियल मीनिंग अब से पढ़ने से पता चला है। चलो थैंक यू अनुराग भाई। बेस्ट रीडिंग बुक्स बता दीजिए। आपकी मर्जी है भाई, जैसा आपको टेस्ट पसंद है गूगल करो, ठीक है। 5 बेस्ट रोमांटिक बुक्स ऐसे करके। मेरी नज़र में तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, वहां से वर्ड ज़्यादा मिलते हैं, पेपर में उस टाइप के टॉपिक आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। मेरी नज़र में तो वो करना चाहिए जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताया था। फिर भी अगर आपको नॉवल वगैरह पढ़ने हैं तो अपना गूगल करो, अपने हिसाब से पढ़ो, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। दे स्टोल दैट लिटल मनी आ सकता है? हाँ आ सकता है। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ी है मेरे भाई, इसमें तो दैट एडजेक्टिव हो गया ना अरुण। टेंशन मत ले, कल की क्लास में यही होना है। दैट कब एडजेक्टिव बनेगा, दैट कब प्रोनाउन बनेगा, कब रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, कब कंजंक्शन बनेगा, अगली क्लास में यही होना है। थोड़ा पेशेंस रख, कल की क्लास में यही होना है, कल या परसों। अच्छा एक बार फिर बता देता हूं मेरे भाई, अभी फिक्स नहीं है कि हो सकता है कल भी एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, परसों की क्लास थोड़ी लेट हो या दोनों दिन ना हो, अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना है ना। उस्मान बार बार कमेंट करा, प्लीज बोलो सर, प्लीज बोलो सर। अरे क्या बोलूं, तो अपना डाउट कमेंट करना बार बार, ये क्या कमेंट कर रहा है? आपने टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ाया है। अविनाश भाई, अवनीश जो भी है, अवनीश, बच्चे भांग पीनी छोड़ दो, यही बोल सकता हूं मैं तो। भांग पीनी छोड़ दो, यही कह सकता हूं। बेसिक्स लेक्चर 6 में पढ़ाया था। रीडिंग डेली कितना करें? 45 मिनट स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बता रखा है, रोज रोज वही बातें मत पूछा करो अंशुल। ठीक है गौरव भाई, थैंक यू। द बॉय द डॉग डेफिनेट है सर, हाँ जी, द आर्टिकल लग गया, डेफिनेट हो गए। मजा तो आ रहा है, आप डिटेल में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश मीडियम आपकी प्रो बन जाऊंगा। ठीक है गौतम भाई, बहुत बढ़िया। प्रोनाउन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि प्रोनाउन का एरर है, बट मिक्स करेंगे तो कैसे पता चलेगा? दिशांत जब मिक्स कराऊंगा तब वो भी पता चल जाएगा, अभी पेशेंस रख ना। एक चैप्टर तो खत्म होने दिया करो, पहले ही रोने लग जाते हो। जिस समय जो चल रहा हो उतना सीखने समझने की कोशिश किया करो, जब मिक्स होंगे तब मिक्स भी आएंगे, पेशेंस रखो। राइटिंग कैसे करूं? राइटिंग कैसे करूं? बच्चे ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए कोर्स है, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, सीडीएस वगैरह के लिए, एनडीए के लिए, उसका जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसके लिए कोर्स है। राइटिंग के लिए आप ये काम कर सकते हो, अगर आपके पेपर में कुछ एस्से लेटर ये सब लिखना आता है तो उसके लिए आप एक एसपी बख्शी की डिस्क्रिप्टिव बुक आती है, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं, कहीं गलत ले आओ, डिस्क्रिप्टिव वाली, जिसमें एस्से लेटर और ये सब दिया होता है, वो ले आओ। उसमें से देख देख के लिख लिख के देखो, और अपने आस पड़ोस में कोई स्कूल का टीचर ढूंढो, उसको कुछ पैसे दो कि वो आपको कोई टॉपिक देगा, उस पर आप ऐसे लिखोगे, उसमें वो आपको गलत सही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और वो चीजें वो बताए।
यही सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल भी हो। स्टूडेंट कह रहा थोड़ा सा प्रसाद दे दो, आज मजा नहीं आ रहा। अभी दे देते हैं प्रसाद मेरे भाई, तेरा कोर्स ही ब्लॉक कर देते हैं। मैंने पहले भी 15-20 बार कमेंट किया, ले स्टूडेंट भाई अभी प्रसाद दे दिया, ले तुझे, तेरा कोर्स ही ब्लॉक कर देते हैं। प्रसाद, नेकी और पूछ पूछ, ले। मोहन टॉट इंग्लिश टू हिज सन में, तो टू को हाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते बच्चे। टू तभी हाइड होगा जब हिज सन को पहले लिखोगे, ऐसे में नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे मोहन टॉट इंग्लिश हिज सन ना। ये जो प्रीपोजिशन अंडरस्टूड होगी ये तभी होगी जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में लिखोगे। अगर इसको उठा के बाद में लिख दोगे तो लिखनी पड़ेगी। जितना अपलोड हुआ है वो कैब उतनी इनफ है क्या, आप और भी कराएंगे? यथार्थ भाई हाँ, और भी कराऊंगा। स्ट्रेटेजी वाली क्लास में सब बताया कि जो अपलोड हुई है उसमें कौन से ईयर तक की है, आगे क्या कराऊंगा, आपको खुद क्या करना है, सब बताया। स्ट्रेटेजी वाली क्लास देख ले, रोज रोज वही बातें मत पूछा करो। सर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, क्या करूं एग्जाम क्लियर हो जाए? ये सब कमेंट करना छोड़ के जैसा स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताया था वैसे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते चलना, रिवीजन करते चलना, इंग्लिश की वजह से दिक्कत नहीं आएगी। ये कर सकते हो आप। मैं ऑफलाइन पढ़ा हूं, अब आपसे पढ़ के लग रहा है हमारे टीचर ने आपसे पढ़ा होगा। सब सब टीचर बढ़िया है मेरे भाई, आपको यहाँ समझ में आ गया, अच्छी बात है। ऑन स्पॉट सॉल्यूशन डेटा देता है सर, एग्जाम का भी और स्पैमर का भी। हाँ बिल्कुल सही कहा अंजलि जी, वन स्टॉप सॉल्यूशन कहना चाह रहे थे शायद आप, या ऐसा कुछ। सॉरी सर, क्या कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं? बच्चे जो मैंने बताना था देखो बता दिया कि सबसे बढ़िया सोर्सेज आपके पढ़ने के लिए क्या रहेंगे। अब उसके बाद भी रोज वही पूछना, सर नॉवल पढ़ सकते हैं, सर कॉमिक्स बुक पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से तू ग्रह शोभा पढ़ ले। क्या बोल लूं मैं इन बातों का, क्या जवाब दूं बता। बच्चे ऐसे टॉपिक पढ़ने की कोशिश करो जिनके ऊपर पेपर में क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, आरसी आए, ताकि उस हिसाब से माइंड अडाप्ट हो। ऐसी वो कैब आए जो पेपर में फंसने के चांस हो। अब तू करे कॉमिक्स बुक पढ़ लेता हूं मैं, अब इन बातों को क्या जवाब दूं? फिर तेरा मन करे तू ग्रह शोभा पढ़, क्या बोल लूं मैं बता। जब टीचर ने एक बार सजेस्ट कर दिया, आपको वो बात नहीं माननी, आपको अपना ही कुछ चलाना, तो फिर खेल लो 2-3 साल कॉमिक्स कॉमिक्स, क्या दिक्कत है। थैंक यू सानिया जी। दैट का यूज ह्यूमन बीइंग, थिंग्स, एनिमल सभी के लिए किया जा सकता है। यही तो पढ़ाया अंशुल आज, और क्या पढ़ाया है? पूरी क्लास में आज यही पढ़ाया और वही बात तो लिख रहा है। 1 घंटा क्या किया था आज और हमने? पिछली क्लास में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपने बताया एडजेक्टिवल, फ्रेज, क्लॉज, एक्स्ट्रा नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं थी बच्चे, वो कोर्स का पार्ट था वो। एक्स्ट्रा नॉलेज फॉलेज कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज सिर्फ उतनी बात थी, उतना ही पोर्शन छोड़ने को बोला था। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो वो जो 3 डाउट थे कि 3 क्लॉज है तो कंजंक्शन 1 क्यों, सिर्फ उतना ही पोर्शन 10-15 मिनट का, बाकी सब कोर्स का पार्ट है। एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं है, सब कोर्स की नॉलेज है वो। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट। अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जो कि कल भी हो सकती है और परसों लेट भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है दोनों दिन ना हो, ट्यूसडे को हो जाए।